हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुख नगरों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से नगर हैं और उनसे कौन कौन से जो हैं वो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, ये जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि जो हड़प्पा नगर है यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो मोहनजोदड़ो आपका नगर है वहां से क्या साक्ष्य मिले हुए हैं। तो यह जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह जो होगा वो एक भाग एक होगा, इसके बाद एक भाग और आएगा नगरों के बारे में, और हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि प्रमुख नगर जो कौन कौन से हैं और उनके बारे में हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले यदि हम चर्चा करें, सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा नगर के बारे में। क्या देखेंगे कि हड़प्पा नगर कि यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और यह वर्तमान में कहां पर है। यदि हम हड़प्पा नगर की बात करें, जो आपका हड़प्पा जो आपका नगर है यह वर्तमान समय में पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। किस स्थान पर स्थित है? तो यह वर्तमान समय में पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें, तो यह जो स्थल है यह रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और रावी नदी के भी बाएं तट पर। रावी नदी के कौन से तट पर? तो रावी नदी के बाएं तट पर। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन आया था एक बार कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो हड़प्पा नगर है वह रावी नदी के किस तट पर बसा हुआ है? तो रावी नदी के बाएं तट पर। इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें, तो इसके जो उत्खनन करता है उनका नाम है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सबसे पहले इस नगर की खोज की थी, और इसी नगर के नाम पर इसका सभ्यता का नाम हड़प्पा नगर रखा गया था। यह मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। इसके बाद यदि हम बात करें, जो हड़प्पा नगर है इसकी खोज सन 1921 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1921 में हुई थी। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो इनके साक्ष्य देख लेते हैं कि इस सभ्यता इस नगर से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहां से हमें अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जले हुए गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जौ के दाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। जैसे एक बर्तन था इस प्रकार का कोई, उस पर यहाँ पर एक मछुआरे का चित्र बना हुआ था जो मछली पकड़ रहा था। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो शंख का बना बैल, मतलब शंख पर बना बैल का चित्र प्राप्त हुआ है, कि मतलब एक शंख है उस पर बैल का चित्र बना हुआ है। तांबे की इक्का गाड़ी का चित्र प्राप्त हुआ है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह लोग इक्का गाड़ी का प्रयोग करते होंगे परिवहन के साधन के रूप में। इक्का गाड़ी का मतलब होता है जिसमें कोई एक ही पशु मतलब गाड़ी को खींचता है, तो उसे हम कहते हैं इक्का गाड़ी। इसके बाद यदि हम बात करें तो ईंट का वृत्ताकार चबूतरा बना है, मतलब जैसे कोई इस प्रकार का ईंट का एक वृत्ताकार चबूतरा बना हुआ मिला है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो R37 समाधि, यह मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं सब कुछ कि क्या थी R37 समाधि, तो इसके बारे में हम डिटेल अब यहां पर चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो सुरम्य लगाने की सिलाई, मतलब जो आंखों में सुरमा लगाया जाता है या जिसे हम वर्तमान समय में काजल कहते हैं, तो उसे लगाने की एक सिलाई हमें इस सभ्यता इस नगर से प्राप्त हुई है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक सीप की चम्मच प्राप्त हुई है। सीप जो होता है उसकी एक चम्मच प्राप्त हुई है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो समाधि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको पहले ही धार्मिक जीवन में पढ़ाया था कि सिंधु सभ्यता का जो हड़प्पा नगर है यहाँ पर लोगों को जलाया नहीं जाता था, यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, तो इस कारण से यहाँ पर समाधि प्राप्त हुई है, मतलब समाधि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद यदि हम बात करें तो उर्वरा देवी का चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, उर्वरा देवी का चित्र प्राप्त हुआ है, और इन्हें यह लोग भोजन व खाद्यान्न की देवी मानते थे। क्या? भोजन व खाद्यान्न। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो कब्रिस्तान यहां से प्राप्त हुआ है, जहां पर अनेक जो है वो शवों को दफनाया जाता था।
श्रमिकों के चित्र प्राप्त हुए हैं कि श्रमिक काम कर रहे हैं, और भैंस बलि के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इतने अवशेष जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इनमें से अन्नागार महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, ये स्तंभ पर बना हुआ बैल का चित्र, तांबे की इक्का गाड़ी, ये सभी महत्वपूर्ण है। R37 ये सभी महत्वपूर्ण है, तो इनको आप अच्छे से याद रख लेना। इसके बाद यदि ये देखिए, ये आपका हड़प्पा नगर है, ये यहाँ पर बसा हुआ है। ठीक है, ये आपका हड़प्पा नगर है। ठीक है, और ये आपका तांबे की इक्का गाड़ी का चित्र है। जैसे देखिए, ये जो है ये वैसे जो इक्का गाड़ी का चित्र नहीं है, मतलब ये किसी और गाड़ी का चित्र है, लेकिन अगर यदि आप बात करें तो ऐसे ही इक्का गाड़ी बिल्कुल ऐसे ही होती होगी। ठीक है, बस यहाँ पर ये दो जो जानवर खींच रहे हैं, यहाँ पर केवल एक जानवर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला हम देखते हैं, तो देखिए अगला जो नगर है वो है मोहनजोदड़ो नगर। कौन सा अगला नगर है, उसका नाम है मोहनजोदड़ो नगर। तो मोहनजोदड़ो नगर से हम देखते हैं कि यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यदि मोहनजोदड़ो की नगर की बात हम करें तो मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है, यह होता है इसका शाब्दिक अर्थ। वैसे मैं आपको यह सब पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो यदि हम मोहनजोदड़ो नगर की बात करें तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहां पर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसके बाद यदि हम बात करें तो सिंधु जो नदी है, यह जो नगर है यह सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ था। सिंधु नदी के किस तट पर बसा हुआ था, दाएं तट पर बसा हुआ था। इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें तो इस जो नगर है इसके उत्खनन करता है वो है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी जो है, इन्होंने इस नगर की खोज की थी, और इस जो नगर की खोज की गई थी वह की गई थी 1922 में। कब की गई थी, 1922 में। इसके बाद यदि हम बात करें तो साक्ष्य देख लेते हैं कि इस नगर से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो देखिए, यह सब मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, इस कारण से यहाँ पर मैं आप कुछ भी डिटेल में नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो यदि हम साक्ष्य की बात करें तो विशाल स्नानागार साक्ष्य प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार को आप याद कीजिए, हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा था। विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। एक राजपथ प्राप्त हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि यह जो राजपथ है यह 9 से 14 मीटर तक चौड़ा है। ठीक है, महाविद्यालय भवन प्राप्त हुए हैं। कांसे की नृत्यांगना मूर्ति प्राप्त हुई है, यह सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, कुंभकार के 6 भट्टे प्राप्त हुआ है, जहां पर कुंभकार जो है वो अपना काम करते होंगे। सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाथी का कपालखंड प्राप्त हुआ है। कपालखंड मतलब हाथी का सिर। ठीक है, हाथी का सिर। इसके बाद यदि हम बात करें तो योगी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। सीप से बने हुए स्केल प्राप्त हुए हैं। पशुपतिनाथ की मोहर प्राप्त हुई है, और स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह आप समझते हैं ना, स्वास्तिक चिन्ह ऐसा होता है जो जिसे हम लोग साथिया कहते हैं वर्तमान समय में। तो ये जो चिन्ह है यह हड़प्पा सभ्यता के लोगों की देन है। इसके बाद यदि हम बात करें तो मिट्टी का कमंडल प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग ये लोग जल रखने के लिए करते होंगे। लिखने की एक पट्टी प्राप्त हुई है, ये महत्वपूर्ण है। लिखने की एक पट्टी प्राप्त हुई है, और तांबे का तराजू प्राप्त हुआ है। लिखने की पट्टी कैसी, जैसे एक पट्टी हो गई और इस पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे ऐसा एक कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो कुछ हम चित्र देख लेते हैं। तो ये है मोहनजोदड़ो नगर, ये है आपका विशाल स्नानागार। ठीक है, ये है आपका विशाल स्नानागार। यहाँ पर देखिए ये सीढ़ियां लगी हुई हैं जहां से लोग उतरते होंगे और यहाँ पर स्नान करते होंगे। अब ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो ये है कांसे की नृत्यांगना मूर्ति, जो कि हमें मोहनजोदड़ो नगर से प्राप्त हुई है। इसके बाद हम आगे चर्चा करें तो आगे जो अगला जो हमारा शहर है वो है कालीबंगा। कालीबंगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका नाम क्यों कालीबंगा रखा गया है। तो क्योंकि यहां से काली चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। बंगा का मतलब होता है चूड़ियां।
क्या होता है, चूड़ियां, और काली का मतलब होता है काले रंग की। ठीक है, तो काले रंग की, यहां पर काले रंग की चूड़ियां यहां पर प्राप्त हुई हैं, तो इस कारण से इसे हम कहते हैं कालीबंगा। ठीक है, इसकी यदि हम कालीबंगा शहर की बात करें तो देखिए जो कालीबंगा शहर है यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। मतलब यह जो शहर है यह भारत में स्थित है, भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें तो यह सरस्वती नदी पर स्थित है या घग्गर नदी पर स्थित है, इसी को हम कहते हैं घग्गर नदी। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें, इसकी जो खोज की थी वह की थी बीबी लाल ने। ठीक है, बीबी लाल ने। और यदि हम इसके बाद आगे बात करें तो इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी 1961 में, की गई थी 1961 में। इसके बाद हम साक्ष्य देख लेते हैं कि इसके साक्ष्य कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वेदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मिट्टी का तंदूर प्राप्त हुआ है, लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं, मुख्य समाधि स्थल प्राप्त हुआ है। ठीक है, कांच से बनी चूड़ियां प्राप्त हुई हैं, इसी कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा हुआ है। एक सिलबट्टा प्राप्त हुआ है जिस पर जैसे जो चटनी अटनी पीसते होंगे वो लोग, तो वो सिलबट्टा प्राप्त हुआ है। बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई है, हवन कुंड प्राप्त हुआ है, अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और ऊंट की हड्डी प्राप्त हुई है, और एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी समझाता हूं जिसके द्वारा आपको ये सभी जो है स्थान है वो याद हो जाएंगे। तो कहानी बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। ठीक है, तो यदि हम जैसे आप यदि वर्तमान समय में राजस्थान में गए हो तो राजस्थान के जो सभी जिले हैं जिनमें से एक हनुमानगढ़ जिला भी है, तो राजस्थान की जो महिलाएं होती हैं, मतलब सबसे पहले जो राजस्थान के जो लाल होते हैं उनकी जो बीवियां होती हैं, क्या होती हैं, उनकी जो बीवी होती हैं वो घाघरा पहनती है। क्या पहनती है, घाघरा पहनती है। आपने राजस्थान का अगर पहनावा देखा हो तो उनके घाघरा जो होता है वो उनका मुख्य पहनावा होता है। तो राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिले के जो लाल होते हैं उनकी जो बीवी होती हैं, उनके जो बीवी होती है वो घाघरा पहनती हैं और चूड़ियां पहनती हैं। क्या पहनती है, काली चूड़ियां पहनती हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो अब देखिए राजस्थान जो है वो खेती वाला इलाका है, खेती करते हैं लोग बाग। तो देखिए जो राजस्थान के जो लाल होते हैं वो सुबह से उठते हैं और तैयार होते हैं। ठीक है, और तैयार होते ही ये वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो है पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं। पूजा पाठ क्या प्रारंभ करते हैं, तो ये वेद पढ़ते हैं, वेदी यदि करते हैं, जो भी कुछ करते हैं तो पूजा पाठ के स्थान पर ये वेदी यदि करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यह क्या करते हैं, तो अब क्योंकि काम पर जाने से पहले इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, तो यह अपनी जो बीवी होती हैं उनसे कहते हैं कि अब खाना की व्यवस्था की जाए। तो वो क्या करते हैं कि मिट्टी के तंदूर में, ठीक है, रोटियां बनाने का काम प्रारंभ करती हैं। आप लोग अगर वर्तमान समय में देखें तो तंदूरी जो रोटी है वो तंदूर में ही बनती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के तंदूर में रोटियां बनाने का काम करते हैं और वहां उस तंदूर में ये लोग लकड़ी लगाते हैं। ठीक है, जिससे तंदूर जो है वो जल सके। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये कांच की बनी चूड़ियां पहनती हैं इनकी महिलाएं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर इसके बाद रोटी जब तैयार हो जाती है तो उसके लिए ये चटनी बांटने का भी प्रयोग करते हैं, और चटनी बांटने के लिए ये सिलबट्टे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिलबट्टे का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपने सिलबट्टा देखा हो तो वो मतलब जो सिल होती है और उसका जो बांटने वाला होता है वो बेलन के आकार का होता है, ऐसा लंबा लंबा होता है। ठीक है, शिवलिंग के आकार का। तो ये बेलनाकार सिलबट्टे का उपयोग करते हैं। ठीक है, और वो किस प्रकार का होता है, तो वो शिवलिंग का प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये शिवलिंग का प्रकार का होता है। फिर इसके बाद जो वो खाना बनता है वो अपने पेट रूपी हवन कुंड में उसको भरते हैं, मतलब पेट रूपी हवन कुंड में उस खाने को डालते हैं। ठीक है, और हवन कुंड को बनाने के लिए यह अलंकृत ईंटों का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
और यदि हम बात करें तो राजस्थान का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में ऊंट तो निश्चित तौर पर पाए ही जाते होंगे। तो यह कहानी है जिसके कारण आपको यह सभी स्थल याद हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कहानी कैसी लगी है और आपको कितने साक्ष्य याद हो गए हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला जो शहर है वो है चहुंदड़ो। और चहुंदड़ो जो शहर है यह स्थित है वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहां पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो यह भी जो नगर है यह सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। सिंधु नगर के किनारे पर बसा हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके जो उत्खनन करता है वो है मजूमदार, ठीक है। इसके उत्खनन करता है उनका नाम है मजूमदार। और यदि हम समय की बात करें तो इसका जो उत्खनन हुआ है वो हुआ है 1931 से 1934 के मध्य। अब इसके हम साक्ष्य देख लेते हैं कि इसके साक्ष्य क्या क्या हमें प्राप्त हुए हैं। तो साक्ष्यों की यदि बात करें तो यहाँ पर हमें मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बांट बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। अलंकृत हाथी या खिलौने प्राप्त हुए हैं। कुत्ते और बिल्ली का मतलब कुत्ता जो है यह बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी मेकअप। हाथी दांत की कंघी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? हाथी दांत की कंघी और लकड़ी की कंघी प्राप्त हुई है। तो इसके लिए भी एक मैंने कहानी तैयार की है, तो कहानी सुनते हैं और देखते हैं कि वो कहानी क्या है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है इसमें दो, हम कह सकते हैं कि दो व्यक्ति रहते हैं, जिसमें से एक रहता है, ये दो व्यक्ति रहते हैं, इनमें से एक रहता है यह प्रेमी और यह रहती है इसकी प्रेमिका, ठीक है। तो ये दो व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। तो इनके बीच कुछ मतलब ये दोनों मिलते हैं और इनके बीच जो वार्तालाप है वो प्रारंभ होता है। तो जो प्रेमिका होती है यह कहती है, मतलब चूंकि यह सिंध प्रांत के हैं, ठीक है, तो उनके यहाँ सिंधु नदी फेमस है। तो प्रेमिका जो होती है वो कहती है कि जो आप मतलब अपने प्रेमी से कि तुम कहीं हमें सिंधु नदी के मझधार में तो नहीं छोड़ दोगे, मतलब सिंधु नदी की बीच मझधार में तो नहीं छोड़ दोगे बीच के बीच। तो जो प्रेमी है वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बीच में छोड़ने की सोच भी नहीं सकता हूं, ठीक है। तो ऐसी इनके मध्य वार्तालाप प्रारंभ होती है। फिर ये प्रेमिका जो है वो इससे पूछती है प्रेमी से कि आखिर तुम मुझे क्या दे सकती हो, ठीक है, तुम मुझे आखिर क्या दे सकते हो। तो आप जानते हैं कि प्रेमियों का फेमस डायलॉग क्या होता है? प्रेमियों का फेमस डायलॉग होता है कि अगर तुम कह दो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। क्या? चांद तारे। भले ही वो मिले ना कभी इनको मिलना है, ठीक है, इन प्रेमियों को ना कभी मिलने हैं वो चांद तारे, लेकिन कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ला सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रेमिका होती है वो कहती है कि झूठ मत बोलो, ठीक है, चांद तारे तो क्या तुम्हें अगर कभी पेड़ पर ही चढ़ा दें तो उसी से तुम्हें गिर पड़ना है, और चांद तारों की बात करते हो, ठीक है। तो ये बोलती है कि तुम झूठ मत बोलो, बस तुम खाली मतलब इतनी लंबी लंबी मत फेंको, तुम एक हमें मन के जो होते हैं उनका एक मतलब मनके का हार दिलवा दो, ठीक है। तो मनके का हार दिलवा दो। और यह जो प्रेम का है इनकी यह धमकी भी देती है कि अगर तुमने हमें मनके का हार नहीं दिलवाया तो हम तुम्हें जो पत्थर है, मतलब पत्थर के जो बांट है, उसके हाथ में एक पत्थर का बांट होता है, तो वो बोलते हैं कि अगर तुमने नहीं दिलवाया तो मैं तुम्हें इस पत्थर के बांट से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, ठीक है। तो जो प्रेमी होता है वो बोलता है कि गुस्सा मत हो, ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ले आया हूं। तो वो जो प्रेमिका होती है वो पूछती है कि क्या ले आए हो तुम मेरे लिए। तो वो क्या करता है कि जो प्रेमी होता है वो एक अलंकृत हाथी और कुछ खिलौने इस प्रेमिका को दे देता है, ठीक है। अब चूंकि यह जो जब अलंकृत हाथी और खिलौने देता है तो जो प्रेमिका होती है वो कहती है कि तुम एक बात बताओ कि हम मेरी जो उम्र है वो वर्तमान समय में खेल खिलौने खेलने की है, ठीक है, खेल खिलौने खेलने की है, हाथी खेलने इससे खेलने की है। तो इनके बीच में क्या होती है? लड़ाई हो जाती है और ये क्या करते हैं? कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं, ठीक है।
जैसे यह कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ना प्रारंभ करते हैं तो जो प्रेमी होता है वो कहता है कि एक काम करो तुम मतलब लड़ो मत, नहीं तो तुम्हारा जो मेकअप है वो खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेकअप तुम्हारा खराब हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम मतलब लड़ोगी, जैसे ही तुमने लड़ना प्रारंभ किया है तो तुम्हारा मेकअप जो है वो खराब हो रहा है, सौंदर्य जो प्रसाधन है वो तुम्हारा खराब हो रहा है, तो अपना मेकअप सुधार लो। जैसे यहाँ पर मैं एक लिखना भूल गया हूँ, लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हैं। तो वो प्रेमी बोलता है कि एक काम करो लिपस्टिक लगा लो, ठीक है, और जो उनको एक मतलब कंघी कर लो, ठीक है, और अपने जो है वो बाल कंघी से सुधार लो। तो यह एक कहानी है, ठीक है। इस कहानी के जरिए यह प्रेमी और प्रेमिका के बीच वार्तालाप होती है। तो आपको इस कहानी के जरिए यह पूरे साक्ष्य याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कहानी कैसी लगी आप लोग जरूर बताइए, और इस कहानी को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगला जो नगर है हमारा वो है रोपड़। क्या है? अगला जो नगर है वो है हमारा रोपड़। रोपड़ की यदि हम बात करें तो रोपड़ जो नगर है यह पंजाब क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। कहां से? पंजाब क्षेत्र से, ठीक है। और यदि हम बात करें तो यह जो नगर है यह सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके जो उत्खनन करता है वो है यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन किया है। और इसके यदि हम बात करें तो इसका जो समय है वो है 1953। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने इस नगर की खोज की थी। और इस नगर की यदि हम बात करें तो यहां से केवल एक ही साक्ष्य महत्वपूर्ण है जो कि हमें मिला है कि सबके साथ कुत्ते का कंकाल, मतलब सबको सबके साथ एक कुत्ते को दफनाया गया था, क्योंकि कुत्ता जो था वो प्रारंभ से ही लोगों का वफादार रहा है, ठीक है। तो इस कारण से इस सब के साथ इस कुत्ते को दफनाया गया है। तो केवल आप यही याद रखिएगा कि सबके साथ कुत्ते के कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए हैं रोपड़ नगर से। जी, तो यह था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कहानी अगर समझ में आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। हमारे चैनल स्टडी विद गणेश को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और साथ ही साथ इस वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल स्टडी विद गणेश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस जो हड़प्पा सभ्यता है इसके नोट्स चाहते हैं इस वीडियो के, तो हमारे चैनल स्टडी विद गणेश को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां से आपको जो नोट्स हैं वो आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे, ठीक है। और यदि हम बात करें तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी पढ़ाई को प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जय हिंद, जय भारत।